हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आई होप दैट आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज उसी सिलसिले में एक और चैप्टर की शुरुआत करता हूँ, वेक्टर्स एंड 3D, जिसमें सबसे पहले हम वेक्टर्स आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद इसी का पार्ट ही होगा या अलग भी कह सकते हो, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। और इसमें बहुत कुछ कंसेप्ट भी आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ बनाएंगे क्योंकि टाइम कम है। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। उतना टाइम अपन दोनों के पास नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं, हो गए हैं। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट वेक्टर्स इतना एंड उतना आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू ले करके बताता हूँ। लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल्स टू, थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिख देता हूँ, एक्स आई प्लस टू जे, एक्स आई प्लस टू जे और प्लस जेड के। दिस इज योर वेक्टर ए। और दूसरा है हमारा वेक्टर बी इक्वल्स टू, वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i प्लस वाई जे और प्लस के। लिखा है कि दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो हम जो इक्वल वेक्टर की डेफिनीशन पढ़ के बैठे हैं, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और उनकी डायरेक्शन इक्वल होती है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए मैं देखता हूं कि यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट्स आपके नज़र आ रहे हैं, उसमें एक्स वाई और जेड की बात करते हैं, तो कोफिशिएंट्स को इक्वल करा लिया जाए, इक्वेट करा लिया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये है हमारा कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट आई के साथ कर दीजिएगा, जे का कोफिशिएंट जे के साथ कर दीजिएगा और के का कोफिशिएंट के साथ कर दीजिएगा। ये तीनों के कोफिशिएंट आपस में इक्वेट करा देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट हमारा है एक्स, यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू, उधर आई का कोफिशिएंट है हमारा टू, इधर जे का कोफिशिएंट है हमारा वाई, इधर जे का कोफिशिएंट है टू, उधर जे जे के का कोफिशिएंट है जेड और उधर के का कोफिशिएंट है वन। फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, दीज टू वेक्टर्स बिकम्स योर इक्वल। तो दो वेक्टर अपन को दिए गए हैं, दोनों अगर इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए और उनकी डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम इनको इक्वल कर देते हैं, आई जे के कोफिशिएंट इक्वल कर दें, तो बोथ वेक्टर्स बिकम्स योर इक्वल वेक्टर। जबकि उसकी डेफिनीशन है, उसकी परिभाषा है कि दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनकी दिशा और उनका परिमाण दोनों समान हो। तो मीन्स डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ना बोल करके, वो तो हमारी डेफिनीशन थी, हमारी परिभाषा थी, वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप इस टाइप का कंसेप्ट यूज करके, कोफिशिएंट ऑफ आई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे, और के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट करा देते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक नंबर या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके पूछे जाएंगे। लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इक्वल्स टू, ऐसा लिखा है इन्होंने, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस टू जे। एक चीज और मैं बता दूं, ये हमारा आयोटा नहीं है, ये आई कैप है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड भी बोल सकते हो, तो जनरली एक्स वाई जेड ही बोलते हैं। और वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2i
प्लस जे लिख दिया मैंने। इसमें हमसे पूछा है इन्होंने कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स ऐसे इनकी बात कर रहा है कि क्या मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इक्वल है। पहला क्वेश्चन इसमें से लगाया है इन्होंने। तो मॉड ए जब निकालोगे बेटा ना, तो मॉड ए मीन्स होता है अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 1 है, और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 है। आई जे के में भी होता है बेटा, तो के का अगर होता तो के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर लेते, और ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, प्लस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 होगा। सिमिलरली अगर हम मॉड बी की बात करता हूँ, मॉड बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर मैं बी के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के बगल में कुछ नहीं लिखा गया है तो 1 लेते हैं हम, और फाइनली वी आर गेटिंग 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो mod A is equal to mod B if two vectors have same magnitude, this under root 5 is equal to under root 5। तो this is your question is mod A is equal to mod B, yes, mod A is equal to mod B, both vectors have same magnitude। अच्छा, अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इक्वल वेक्टर होगा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर इक्वल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। तो ये पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। बिल्कुल सेम है बेटा। दूसरा इन्होंने एक और लगा दिया है, दूसरा एक और इन्होंने लगा दिया, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन हमने इसी पर स्टार्ट किया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। देखिए कैसे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूजन के तहत पहला क्वेश्चन पूछा था उसने कि क्या ये दोनों, अगर अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल्स हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बता दीजिए। ये आपने बताया था एक्स वाई जेड की वैल्यू। इसमें पूछ लिया है कि दो वेक्टर ऐसे आपको दे दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू के तहत, कहते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैंने निकाला और संजोग से दोनों इक्वल आ गए, और हमसे पूछा गया था क्या ये दोनों इक्वल हैं। बिल्कुल इक्वल हैं। अगला पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। दोनों वेक्टर को इक्वल होने के लिए दोनों के आई के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। आई का कोफिशिएंट, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, जबकि कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ मैग्नीट्यूड इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट कीजिएगा दिमाग में, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो इक्वल वेक्टर होगा, ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन इक्वल होगी, तभी जा करके वो हमारा इक्वल वेक्टर बनेगा। यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब होता है कि 1 2 और 2 1 दोनों की अलग अलग पोजीशन है। हाउ यू कैन से दैट बोथ हैव सेम डायरेक्शन, meanwhile both have same magnitude, but in case of equal vector both vectors have same magnitude and same direction, but at this place we are not getting same direction, so finally we can say that vector a and vector b are unequal vectors। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। तीसरा क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू। आइए थोड़ा सा बीच बीच में मैं आपको यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल्स टू, वेक्टर ए थोड़ा सा डार्क ले लेता हूं। वेक्टर ए इक्वल्स टू लिखा है इन्होंने 2 3 1, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, ये हमने एक वेक्टर लिखा है। लिखा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनीशन पढ़ाई गई है, और वो होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर हम आपको
ज्ञान पटल पर ले चल रहा हूं। ज्ञान पटल पर फिर एक बार, ज्ञान पटल पर क्या लिखने जा रहा हूं? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू होता है, इसको डिनोट करते हैं बेटा ए कैप, और ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ये जानते रहिएगा, किसी दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर becomes your unit vector in the direction of that vector। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर हम मॉड ए, चलो पहले निकाल लिया जाए बेटा। मॉड ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 हो गया बच्चों, और के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 9 4 13 और 1 अंडर रूट 14। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, but here we are searching unit vector in the direction of A. So finally we can say that A cap equals to vector A upon mod of vector A magnitude, and this term becomes your 2I cap plus 3J cap plus K cap whole divided by magnitude of this becomes your square root of 14. And finally we will write here like this, 2 upon under root 14 I cap plus 3 upon under root 14 j cap plus here 1 means 1 upon under root 14 k cap. This is the unit vector in the direction of vector A, and आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या है हमारा आंसर सही है कि गलत। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप ऑलवेज 1। इफ यू आर गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज 1, देन वी कैन से दैट दिस इज योर यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 मिलता है तो दैट वेक्टर इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। अब देख भी सकते हो क्रॉस वेरीफाई के लिए, तो वेरिफिकेशन में अगर हम मॉड ए कैप निकालूं तो ए कैप, मॉड ए कैप अगर मैं निकालूं, अंडर स्टूड है, अंडर रूट लगाया मैंने, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 2 जा 4/14, स्क्वायर रूट 14 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो सेकेंड टर्म बिकम्स योर 9/14 एंड दिस बिकम्स योर 1/14, और ये टोटल का टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 14/14 बिकम्स योर 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1, तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। और यही हमारा क्वेश्चन भी था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने की बात करेगा तो दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो पहले उस वेक्टर को लिख देंगे और उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। ये बहुत आसान क्वेश्चन। और नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। क्वेश्चन की मीनिंग समझिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने और समझाने का मैं प्रयास करता हूं। इन्होंने लिखा है कि पी क्यू दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ऐसा एक पॉइंट है हमारा पी, और इसका कोऑर्डिनेट इन्होंने लिखा है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है 2 3 0, और ये है पॉइंट हमारा क्यू, और इसका है -1 -2 -4, ये अपन को दिया है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। इसका मतलब अपन को ये डायरेक्शन हमको दे दिया। इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट कीजिए।
यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट के सिस्टम में लिखा है बेटा ना, चलो कुछ और बता देता हूँ आपको, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर ऐसे लिखा है तो मैं लिखूंगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या लिखेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। जो पहला है उसमें आई का मल्टीप्लाई कीजिएगा, दूसरे में जे का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तीसरे में के का मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 0k कैप। तो 0k कैप लिखा नहीं जाता, ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि ऐसा है ये। तो इसको फाइनली आप लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप। 0k कैप लिखना अच्छी बात नहीं होती है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू इक्वल्स टू, वहां जो लिखा है उसमें आई जे कैप लगा दीजिएगा। तो -i कैप -2j कैप -4k कैप। और आपको पढ़ाया गया होगा वो याद रखो, या नहीं आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए एनी वेक्टर पी क्यू, अगर आप वेक्टर लिखते हो बेटा ना, वेक्टर पी क्यू, तो पहला जो लेटर है उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल। तो कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, टर्मिनल लास्ट वाला पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये तरीका याद रखिएगा। अगर दोनों के पोजीशन वेक्टर्स अगर आपको पता है तो ए बी का अगर मैं लिखूं ना, तो बी हमारा लास्ट में आता है, वहीं से शुरुआत करेंगे। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बिल्कुल यहीं से आप ऊपर दिया हुआ है उठा के रख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू क्यू का पोजीशन वेक्टर बेटा -i कैप -2j कैप -4k कैप, माइनस लगाइएगा और इनको आप लिखेगा -2i कैप -3j कैप। एंड फाइनली वी आर गेटिंग हियर i -3i कैप और -5j कैप -4k कैप। दिस इज योर वेक्टर पी क्यू, where position vector of point P and position vector of point Q are given। तो कोई भी वेक्टर अगर आप लिखते हैं, जिस भी फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ए, वेक्टर पी क्यू, तो उसमें लास्ट वाले को मैं कहता हूं, जैसे वेक्टर ए बी लिखा गया है ना, तो यहाँ पर बी को मैं कहता हूं बेटा टर्मिनल पॉइंट। क्या कहते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल। और ए को हम कहते हैं इनिशियल, ए को हम कहते हैं इनिशियल। तो है ना, यहाँ पे टर्मिनल का मतलब फाइनल पॉइंट होता है। अगर मैं पी क्यू की बात करता हूँ, पी से स्टार्ट किया क्यू तक गया, तो इनिशियल हमारा पी होगा और टर्मिनल हमारा क्यू होगा। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्मिनल माइनस इनिशियल याद रखिएगा, हर जगह काम। तो बहुत सारी चीजें मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता भी चलता हूँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उठाया मैंने क्वेश्चन का सलूशन दे दिया, दैट्स एनफ। इस क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम डिस्क्लोज करता हूँ। तो ये क्वेश्चन और भी लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। लिखा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल। तो इसने ये नहीं बताया है कि कौन सा पॉइंट राइट एंगल का होगा, केवल यही इन्होंने बोला है कि ए बी सी राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। तो ऐसे कुछ मेंशन कर लिया जाए। अब डायग्राम बनाने पर तो आपको ए बी सी मेंशन करना पड़ जाएगा, लेकिन ये ए पर राइट एंगल है,
बी पर राइट एंगल है कि सी पर राइट एंगल है, ये बताना थोड़ा यहाँ पर अभी मुश्किल है। तो वहाँ पर दिमाग न लगा के हम यहाँ पर ए बी की लेंथ निकाल लेता हूँ, ए बी वेक्टर ए बी निकाल लेता हूँ कि वेक्टर ए बी क्या होगा। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी अगर मैं निकालता हूँ ना, तो उसको लिखते हैं हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। इसको अगर मैं लिखूं तो बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ये वाला बी का पोजीशन वेक्टर है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और माइनस करेंगे हम ए को, ए का दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। इसको अगर हम मिनिमाइज करूं तो आएगा आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप -2 आई कैप प्लस जे कैप -के कैप इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -आई कैप और -2 जे कैप और -6 के कैप। ये हमारा वेक्टर ए बी आ गया। अब हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, मॉड ए बी निकाल लेता हूँ। मॉड ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा मॉड ए बी अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट का के जो आपका है उसका स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस ये है -6 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 1 + 4 + 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 41 लिख दिया। इसी टाइप से हम एक दूसरा वेक्टर लेते हैं, वेक्टर का नाम हम यहाँ पर बी सी वेक्टर ले लेता हूँ। वेक्टर बी सी की बात कर रहा हूँ। बी सी को लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, माइनस लगाएंगे सी का, फिर बी का यहाँ पे लिखेंगे आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप। तो वेक्टर बी सी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसको अगर आप ओपन कीजिएगा तो आएगा 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप -आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप। और मिनिमाइज करेंगे तो 3 i - i 2 आई कैप, जे से जे का होगा -जे कैप और प्लस के कैप। यहाँ पर इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, वेक्टर बी सी की लेंथ निकाल लेता हूँ, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये बी सी की लेंथ आ गई। ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, और पोजीशन वेक्टर के बिहाफ पर हम वेक्टर निकाल लेंगे और वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। और तीसरा वेक्टर हम ए बी बी सी सी ए निकाल लिया जाए। वेक्टर सी ए निकालो, वेक्टर ए सी निकालो, मैग्नीट्यूड पर कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ए का पोजीशन वेक्टर मीन्स 2 आई कैप -जे कैप और प्लस के कैप, माइनस सी का पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप। इसको अगर मैं लिखूं तो 2 - 3i - आई कैप -जे +4 जे +3 के कैप
और के माइनस माइनस प्लस 5 के कैप। और यहाँ पर हम वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9 और प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 25 1 26 9 35 अंडर रूट 35 आ गया। इनमें से आप देखिएगा ना कि इन्हीं दो के स्क्वायर का सम तीसरा अगर होता है तो हम कहते हैं ये राइट एंगल होगा। मैं देख रहा हूं यहाँ पर ए बी, इसको आप ए बी भी लिख सकते हो, सिंपली ए बी। इसको आप सी ए को आप सिंपली सी ए भी लिख सकते हो, ये सी ए लिख दो इसको। और इसको सिंपली आप बी सी भी लिख सकते हो। मैं तीनों के हिसाब से देख रहा हूँ कि ए बी ए सी लिखो सी ए लिखो बात बराबर ही है। मैं देख रहा हूँ कि सी ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपन को मिल रहा है। तीनों का ऐसे देख लीजिए, सी ए कितना है हमारा अंडर रूट 35 का होल स्क्वायर और प्लस बी सी की वैल्यू है अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर। और बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं आप ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर आप बना भी सकते हैं अब इनको। इनमें ए बी जो होगा हमारा, ये इसको हम ए लिख देंगे, इसको हम बी लिख देंगे और इसको हम सी लिख देंगे। ये हमारा वेक्टर ए बी मैंने निकाल लिया था, कुछ भी निकालो, सी हमारा राइट एंगल होगा ये। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हों तो उनके बिहाफ पर हम तीनों वेक्टर को निकाल लेंगे और उस वेक्टर के बिहाफ पर हम तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे और उसमें हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस कहते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर होगा। पाइथागोरस ने परपेंडिकुलर और बेस की चर्चा नहीं किया है, दो परपेंडिकुलर लाइंस की बात किया है, दो परपेंडिकुलर साइड की बात किया है कि उन दोनों परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर का सम जो होगा हमेशा वो लॉन्गेस्ट साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये रहा इसका सलूशन। हमसे प्रूव करवाने की बात कर रहे थे कि प्रूव दैट ऑल दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रहा हमारा सलूशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेशली कंसेप्ट बता करके फिर क्वेश्चन पे जाऊं तो टाइम कंज्यूमिंग, क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट भी बताता रहूं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स आर रेस्पेक्टिवली। दो पॉइंट अपन को दिए गए हैं, दो पॉइंट दिए गए हैं पी क्यू। तो आइए इनको थोड़ा सा लिखा जाए। ये है हमारा पॉइंट पी और पॉइंट पी को इन्होंने कार्टेशियन सिस्टम में लिखा है। आई जे के बाद में लगा लेंगे हम 1 2 3, ये हमारा पी है। और क्यू को लिखे हैं इन्होंने 4 5 6, 4 5 और ये 6 है। कह रहे हैं कि वेक्टर पी पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो पहले हम वेक्टर पी क्यू निकालते हैं, यूनिट वेक्टर बाद में हम देखेंगे। कोई भी वेक्टर अगर होता बेटा, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। पी क्यू में क्यू हमारा टर्मिनल होगा, पी हमारा इनिशियल होगा, क्योंकि पी से हम शुरू कर रहे हैं और क्यू तक ले जा रहे हैं, तो क्यू टर्मिनल होगा। तो यहाँ पर इनको लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 जो लिया है ना, इसमें आई जे के का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा आपका
क्यू अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और माइनस लगाएंगे, p को आई जे के लिखते हुए माइनस कर देंगे हम, तो हो जाएगा i कैप -2j कैप -3k कैप, ऐसा। और ये फाइनली अपन को मिलेगा, 4 में से 1 को निकालेंगे, 3i कैप 5 2 प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप, ये अपन को मिल गया। पी क्यू का वेक्टर है ये। पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ये आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 √3। ये हमारा लेंथ आ गई। और यूनिट वेक्टर की डेफिनीशन आप जानते हो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू होता है वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू हमने यहाँ पर लिखा है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड बोले तो 3 √3। 3 से 3 को उड़ा दीजिए, √3 को आप हर एक के डिनोमिनेटर में लगा दीजिए, तो बन जाएगा 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर। अगर आपको इनके आंसर पर विश्वास न हो तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। अगर मैग्नीट्यूड आपका 1 आता है, it means that is your unit vector. If we are not getting magnitude of that vector is equal to 1, then we can say that that is a simple vector. उसको हम यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। यही पूछ रहा था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, मीन्स वेक्टर पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट यूनिट वेक्टर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर। तो क्वेश्चन पढ़ने के पहले, क्वेश्चन बनाने के पहले आइए आपको कोलिनियरिटी की हम थोड़ी सी बात करूं। कोलिनियर बोल सकते हो, पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो, दोनों में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हमको। अगर मान लीजिए मैं मानता हूं कि हमारा वेक्टर ए है, ये इसको हमने बताया कि हमारा वेक्टर ए है, और इसको हमने बता दिया कि हमारा वेक्टर बी है, तो इसको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, या यू कैन से दैट वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। तो दोनों में ऐसा कुछ होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को दोनों वेक्टर हमारे थोड़ा इसको हम और अच्छे तरीके से लिख दूं। अगर कोई वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए है हमारा, ये इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर और भी मैंने लिख दिया, ये हमारा वेक्टर वी। ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। तो एक कंडीशन होती है ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर वी।
ये कंडीशन, लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं देखूं, अगर सपोज करूं, अगर मैं सपोज करता हूं यहाँ पर वेक्टर ए को मैं सपोज कर ले रहा हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसको 2i कैप -3j कैप +4k कैप, और वेक्टर बी को अगर मैं लिखूं, वेक्टर बी इज इक्वल टू -4i कैप +6j कैप और -8k कैप। इसको ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा अपन को, या आई का कोफिशिएंट अपान आई का कोफिशिएंट इज इक्वल टू जे का कोफिशिएंट अपान जे का कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ के अपान कोफिशिएंट ऑफ के। अगर इक्वल होता है तो देन वी कैन से दैट बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर, या यू कैन से दैट पैरेलल। यहाँ पर अच्छा, ऐसा कोई कसम नहीं खाया हूँ कि ऐसा होगा, और ऐसा भी लिख सकता हूँ वेक्टर बी इज इक्वल टू कुछ भी लैम्डा ए। यहाँ पर मेरा बच्चा सोचता है कि लैम्डा उधर जाएगा तो 1/लैम्डा होगा। लैम्डा कोई एक विशेष नंबर नहीं है यहाँ पर कि इधर उधर, मीन्स ए और बी में एक रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर -2 में कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा 2i कैप -3j कैप +4k कैप। ये देखो हमने कॉमन लिया और इज इक्वल टू हो जाएगा -2। इसको तो आपने वेक्टर ए कंसीडर किया है, वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना। यही तो है हमारा वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, यही तो है। और अगर ऐसी कंडीशन आपको कभी मिलती है, देन वी कैन से दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। यहीं पर कोलिनियर पॉइंट्स का भी इंतजाम करते हैं हम। तो कोलिनियर पॉइंट्स भी हम यहाँ से बता सकते हैं दो वेक्टर निकाल करके। तो कोलिनियरिटी की एक कंडीशन होती है कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, ए इज इक्वल टू समथिंग बी हो या बी इज इक्वल टू समथिंग ए हो, तो ए और बी को या तो आप कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे या तो ए और बी को आप पैरेलल वेक्टर बोलिएगा, दोनों बातें सही हैं। एक क्वेश्चन और आइए देख लेता हूँ। लिखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू में एक ऐसा डायग्राम भी इसमें है, डायग्राम मैं बना दे रहा हूं आपको। ये डायग्राम है, इसमें बना नहीं है डायग्राम। ये है हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये बी है और ये हमारा सी है। ए बी डायग्राम ऐसा है और ऐसा है ये। इन ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इसमें हम ट्रायंगल ऑफ और वेक्टर एडिशन लगाता हूं मैं। जब भी किसी ट्रायंगल में कोई दो वेक्टर या तीन वेक्टर तीनों साइड को रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो उनमें दो साइड का सम तीसरी साइड की इक्वल होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रायंगल ऑफ आर वेक्टर एडिशन। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अपना होना चाहिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए होगा। यही अपना आंसर होना चाहिए ऐसा। अब इसमें दो तीन चीज़ें बताने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको इधर लेके आऊँ तो आ जाएगा आपका वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू, जीरो को हम जीरो वेक्टर लिखते हैं, तो ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए करके आ रहा है। जबकि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी और ए सी लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर माइनस सी भी लिख दिया गया है, सी ए लिखा है, ये भी नहीं होना चाहिए। एक चीज अपन को पता है, ऐसे जनरल वे में मैं लिखना चाहता हूँ कि वेक्टर ए बी छोड़िए, जाने दे, पी क्यू लिख लेता हूँ। वेक्टर पी क्यू को लिख सकता हूँ बेटा माइनस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू माइनस वेक्टर क्यू पी।
अगर आप उनकी पोजीशन को चेंज करते हो, इनिशियल का टर्मिनल और टर्मिनल का इनिशियल बनाओगे तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। और यहीं पर अगर हम इसको माइनस लगाने की बात करूं तो ऐसा हो सकता है, वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी। अगर इसको आप माइनस ए और सी को इंटरचेंज करते हैं तो प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये रहा हमारा। इसको अगर हम इंटरचेंज करें तो ये जीरो हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ये यहाँ पर थोड़ा सा और इसको लिख दूं तो ज़्यादा सही होगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे ए सी होगा। ये ए सी तीसरी साइड की अपोजिट डायरेक्शन, सी ए नहीं होगा। सी ए होगा तो बेटा वो प्लस हो जाएगा, और इसको अगर मैं इधर लेकर के आऊं तो हो जाएगा माइनस ए सी हो जाएगा। माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा बदल करके, जो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप का कहीं ना कहीं एक ऑप्शन जरूर आपको नजर आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो, ये है। अगर आपको डायग्राम से समझ में नहीं आता है तो वेक्टर एडिशन का एक छोटा सा रूल भी है। जब भी दो वेक्टर आपस में कहीं पर भी लिखा जाए, वेक्टर पी क्यू और अगले वेक्टर का जो एडिशन होगा क्यू से शुरू होगा, क्यू आर, ये दोनों पॉइंट को रिमूव कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा पी आर। इसको आप दूसरे ढंग से भी दिखा सकते हो। इनको हटाओ, पहले ऑप्शन को अगर आप लेकर के आते हो ना तो लिखेंगे ए बी, लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए कर दो, सी ए। यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो बी से बी का रिमूवल हो जाएगा, ए सी बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे बन जाएगा बेटा सी ए। और एक चीज और भी मैं बता दूं, फिर यहाँ से सी का रिमूवल हो गया, बन गया वेक्टर ए ए। और आपको पढ़ाया गया है नल वेक्टर। नल वेक्टर की डेफिनीशन है, अ वेक्टर which have no magnitude but with direction. Suppose that vector AA, vector BB, vector CC, all these vectors having no magnitude मीन्स जिसका इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम हो जाता है, उसको नल वेक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका हो जाएगा ए ए डैश को हम वेक्टर जीरो लिखेंगे। तो ये है हमारा, दो दो हमने सलूशन आपको बता दिया, एक ऐसा और एक डायग्राम के साथ भी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी with magnitudes 1 and 2 respectively and a dot b is equal to 1। ऐसे लिखा है, मीन्स मॉड ए इज इक्वल टू 1 लिखा है इन्होंने, मॉड बी इज इक्वल टू 2 लिखा है इन्होंने, और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 दिया है इन्होंने। तो कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। एक स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हैं इन टू वेक्टर्स, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं। उसकी डेफिनीशन ऐसा कुछ आप लोग जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यह है स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनीशन। अपन को तो थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा यहाँ पर कैप्चर कर लीजिए। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी। और ए डॉट बी की वैल्यू दिया गया है बेटा 1, 1/1 इंटू 2, और ये हो जाएगा 1/2। और cos थीटा की वैल्यू अगर 1/2 होती है, cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
काश का ऐसा कोई एंगल बताओ जिसमें 1/2 देता हो। तो काश 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 60 को लिखता हूँ पाई/3। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का यही तरीका है। अगर डॉट में दिया गया है तो क्रॉस में भी दिया जाता तो वहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है। अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता हो तो वहाँ से साइन का रूल लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन कितना, ईटा कैप की बात। इसको ऐसे लिख देगा तो और अच्छा हो जाएगा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ईटा कैप, ऐसे है ये। दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लिख देंगे अगर ना मॉड, तो मॉड ए बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी इज इक्वल टू साइन थीटा। मॉड लगा देंगे दोनों साइड में ना, मॉड लगा देंगे तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है बेटा, और वहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो अगर क्रॉस में दिया गया है तो। अदरवाइज अपन के तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, और ए और बी के मैग्नीट्यूड्स दिए गए थे। एक और क्वेश्चन बनाया जाए। लिखा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, देन सो दैट द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर्स। सबसे पहले वेक्टर ए प्लस बी निकालो, फिर वेक्टर ए माइनस बी निकालो, फिर उन दोनों वेक्टर को हम परपेंडिकुलर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले वेक्टर ए प्लस बी निकालता हूँ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों को ऐड करना है तो हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। बी को लिख देता हूँ बेटा प्लस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसको अगर मैं लिखूँ ना तो आई का आई से एडिशन होकर के 6i कैप, जे का जे से +2j कैप और माइनस 8k कैप आ गया। सिमिलरली अगर a माइनस बी मैं निकालूं, वेक्टर a माइनस वेक्टर v, यहाँ पर हमें a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है। तो a माइनस बी में हो जाएगा हमारा 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, और b को हम माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 5k कैप। इसको अगर मिनिमाइज करिएगा, अब इनको हम माइनस कर लेते हैं तो 5i माइनस आई को हमने लिख दिया यहाँ पर 4i कैप, जे को जे से किया तो -4j कैप, और 3 से किया तो लिख दिया मैंने +2k कैप। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, आर परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ऐसा होता है। तो अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा तो अगर मैं ऐसे कुछ लिखना चाहूँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। वेक्टर बी को अगर आप लिखोगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू b1i कैप प्लस b2j कैप और प्लस b3k कैप। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है, ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगा हमारा a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, और इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो उसी बिहाफ पर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब लिखेंगे हम ना,
तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, इसको अगर मैं लिखूं तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ हो जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ है, -4 के साथ, तो यहाँ पर फिर -8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ है, इज इक्वल टू 24, और -8 और -16 इज इक्वल टू 24, -24 इज इक्वल टू 0। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है, इट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और हमसे पूछ भी रहा है कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। और बस आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में पूरा आया होगा आपको। और अगली क्लास हम फिर एक वेक्टर की फिर लेकर के आएंगे, जिसमें हम 2-3 क्लास देने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, थैंक यू।